अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके प्रोग्राम माइंड एंड बॉडी विद डॉक्टर शाह के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर आसिम शाह हाजिर है। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात करते आए हैं। पिछले महीने हमने डिप्रेशन के बारे में बात की, जिसमें डिप्रेशन की अलामात, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, सुसाइड और तमाम चीज़ों को कवर किया। इस महीने जैसा कि हमने पहले बताया, हम बच्चों के अमराज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऑटिज़म। आज हम बात करेंगे कि ऑटिज़म कैसी बीमारी है, क्या बीमारी है, इसकी क्या अलामात हैं, कितने लोगों में ये पाया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में एक एस्टिमेट के मुताबिक कोई 1.5% लोग ऑटिज़म का शिकार हैं, जो तकरीबन कोई 4 मिलियन के करीब पॉपुलेशन बनती है। तो हम बात करेंगे इस बारे में कि इसकी कैसे हम निशानदेही कर सकते हैं और इसकी किसी को अगर ऑटिज़म है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। आज हमारे मेहमान हैं हमारे साथ डॉक्टर शकील रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रज़ा जो है वो डॉ मेडिकल कॉलेज 1997 की ग्रेजुएट है और आजकल टेक्सास बिहेवियरल इनकी एसोसिएट्स इनकी क्लिनिक है, जो कि क्लियर लेक फ्रेंड्सवुड के एरिया में है और माशाल्लाह बहुत बिजी है नाज़रीन, और चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट हैं, एडिक्शन साइकाइट्रिस्ट हैं। इसलिए आज हम इनसे ऑटिज़म के बारे में बात करेंगे। पहले तो ये बताएं शकील, वेलकम टू द शो। ऑटिज़म कॉमन डिजीज़ है, क्या है ऑटिज़म, थोड़ा सा बताएं नाज़रीन को इस बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाह। सबसे पहले तो मैं मशकूर हूँ जियो का और डॉक्टर शाह का कि इस इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपने मुझे यहाँ मदऊ किया है, तो थैंक यू वेरी मच। और बहुत अच्छा सवाल किया आपने ऑटिज़म के हवाले से। अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे दूँ अपने नाजरीन को, ताकि उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। 1943 में डॉक्टर लियो खैनर, एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट जो हैं, वो अमेरिका में फादर ऑफ चाइल्ड साइकेट्री भी कहलाते हैं, और उन्होंने चाइल्ड साइकेट्री का सबसे पहला क्लिनिक अमेरिका में इस्टेब्लिश किया था। उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने 11 ऐसे बच्चों को डिस्क्राइब किया कि जिनको डेफिसिट था सोशल इंटरेक्शन में, कम्युनिकेशन में, और रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर था उनका, रिस्ट्रिक्टिव और रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर था। बदकिस्मती से वो जो 11 बच्चे उनके पास थे, उनके पेरेंट्स जो थे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी इमोशनल बॉन्डिंग जो है उन बच्चों के साथ नहीं है। तो वो उन्होंने अपने पेपर में ये कंक्लूड किया कि ऑटिज़म जो है वो होता है अगर पेरेंट्स में लैक ऑफ लव एंड अफेक्शन हो। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स इमोशनली कोल्ड थे, और एक टर्म जो है लिटरेचर में आई रेफ्रिजरेटर मॉम्स की, और काफ़ी स्टिग्मा अटैच हो गया इस हवाले से। स्किज़ोफ्रेनिया में भी आपको पता है ऐसे ही हुआ था, स्किज़ोफ्रेनिया फॉर मदर कहते थे, लेकिन बाद में पता चला कि दैट वाज अ मिथ, दैट वाज मोर अ स्टिग्मा। सो फिर इसी दौरान डॉक्टर एस्पर्गर, जो कि ऑस्ट्रेलियन थे और वियना यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने भी एक पेपर पब्लिश किया, और उनका पेपर हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म के हवाले से था। लेकिन चूँकि वो जर्मन लैंग्वेज में था और ये कहा जाता था कि वो एसोसिएट कर रहे हैं जर्मनी की नाज़ी गवर्नमेंट से, सो इस वजूहात की बुनियाद पर वो पेपर जो है वो सरफेस पे नहीं आया अंटिल 1970 में उनके इंतकाल के बाद वो पेपर जो है सरफेस पर आया, और ये पता चला कि हाई फंक्शनिंग ऑटिज़म भी होता है। सो टू मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1980 में बिल आखिर अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने ऑटिज़म को DSM-3 जब हमारा आया तो उसमें उसको इंक्लूड किया। हम नाजरीन को बताते चलेंगे, जो DSM है हमारा डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल है, और ये मेंटल और बिहेवियरल डिसऑर्डर को डायग्नोस करने का मैनुअल है, जिसके ज़रिए हम तशखीस करते हैं बीमारियों की। और हर 10 से 13 साल में इसका रिवीजन आता है, जिसके लिए बड़ी तैयारी होती है और बहुत मेहनत से बनता है। सो गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन कि ऑटिज़म है क्या, सो इसेंशियली ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, विच मीन्स कि आप इसके साथ पैदा होते हैं, ठीक है। इसकी 3 कोर सिम्टम्स हैं। अगर हम उनको डिवाइड करें तो नंबर 1 ये कि उसके अंदर डेफिसिट होता है सोशल इंटरेक्शन में। सोशल इंटरेक्शन को आप लोगों के लिए बताएंगे कि सोशल इंटरेक्शन क्या कहते हैं, किसको आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? इसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि नॉर्मली 6 महीने की उम्र में बच्चा जो है वो सोशल स्माइल देता है, ठीक है, और उसके बाद आई कांटेक्ट शुरू करता है, उसके बाद उसकी स्पीच डेवलप होती है। तो वो बच्चा, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक पेशेंट आया है, 3 साल का एक बच्चा जो है वो मदर लेकर आई हैं, और वो कह रही हैं कि उनको कंसर्न है। बेसिक कंसर्न ये होता है कि ये बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता, ये बच्चा सोशल स्माइल नहीं देता, ये बच्चा जो है सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी जिसको आप कहते हैं, जैसे हमारी गुफ्तगू हो रही है, मैं अभी खुशी है, मैं गुस्सा है, वो उसकी इमोशंस नजर नहीं आ रहा है आपको। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये होता है कि उसकी स्पीच या तो होती नहीं, 50% केसेस में वो नॉन वर्बल होता है, या स्पीच डिले होती है। अच्छा, उसके अंदर भी जो सोशल कम्युनिकेशन इस वक्त मेरी और आपकी हो रही है कि मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, हेड नॉडिंग कर रहे हैं, आप हूँ कर रहे हैं, ताकि मेक श्योर कर रहे हैं कि मैं आप मुझे लिसन कर रहे हैं।
तो वो लैक करता है, तो वो बच्चा बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशन नहीं कर सकता। इसके अलावा उसमें एकोलेलिया होता है, विच मीन्स कि अगर आप इस पेशेंट को कहेंगे कि डू यू वांट डोनट, सो रादर देन कि वो कहे यस और नो, वो कहेगा डू यू वांट डोनट, तो वो एको करेगा, रिपीट करेगा, उसी की एको के तौर पे वो रिपीट होता है। अच्छा, अब इस सिम्टम्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब है कि बहुत जल्दी 2 साल 4 साल की उम्र में सिम्टम्स नजर आते हैं, तो आप कंटिन्यू करें, आप जी बताएं। जी, तो इसमें होता यह है कि अलामात पे अगर हम जाएं तो इसके अलावा एक रिस्ट्रिक्टिव और रिपेटिटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है। उसके अंदर आपको ये मिलता है कि बच्चा जो है वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है कॉमनली, सर्किल में चले जा रहे हैं, स्पिन कर रहा है, टिप टो पे वॉक कर रहा है, और तो उसके इंटरेस्ट बिहेवियर है जो कि थोड़े से डिफरेंट होंगे आम बिहेवियर से और रिपीटेटिव होंगे, यानी बार बार बच्चा वो कर रहा होगा। तो नॉर्मली एक बच्चा जो होता है ना वो बहुत क्यूरियस होता है, वो एक्सप्लोर करेगा सराउंडिंग को। ये बच्चा जो है, आप इसको टॉय ट्रक देंगे फॉर एग्जांपल, तो उसकी व्हील पे फिक्सेटेड हो जाएगा और उसके बारे में ही सोचेगा और करता रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना सेंसरी प्रोसेसिंग डेफिसिट भी होता है, जिसको आप इस तरह समझ लेंगे, पेशेंट जो है या तो हाइपर सेंसिटिव या हाइपो सेंसिटिव होगा पेन, टच और टेम्परेचर पे। ठीक है, या तो ज्यादा आपको पेन, टच और टेम्परेचर फील हो रहा है या बिल्कुल ही कम फील हो रहा है। और जो रूटीन्स हैं वो इतने रिजिड होते हैं कि मिसाल के तौर पे वो कहेगा मैं सेम राउट से स्कूल जाऊंगा। सो फॉर एग्जांपल अगर डिटूर करना पड़ गया तो वो एक डिजास्टर हो जाएगा। सो ट्रांजिशंस जो है वो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, इन बच्चों में। अच्छा, इसमें जो 2-3 बातें जो अहम आपने कही जिनको मैं दोबारा विजिट करना चाहूँगा, एक तो ये कि आपने कहा कि यंग उम्र में भी इसके सिम्टम्स आपको मिल जाते हैं, तो एक जो मिथ है कि जी बाद में पता चलेगा, तो 2 साल 4 साल के बच्चे में आपको सिम्टम्स ऑटिज्म के मिल जाएंगे, एक तो ये बात। दूसरी चीज़ ये कि फिक्सेटेड है अपनी चीज़ों पे, जो भी उनकी हैबिट है, स्कूल जाने का रूटीन है, जो भी है। अब उसमें ये है कि जैसे ही कोई थोड़ी सी चीज़ चेंज हुई, या अगर बच्चे का केयर गिवर ही कह लें कि अगर माँ ख्याल कर रही है, माँ कहीं गई भी है, नानी आ गई, दादी आ गई, या खाला आ गई, तो वो चेंज हो गया, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू एक्सेप्ट दैट, राइट? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये मर्दों में ज़्यादा होता है, लड़कों में या लड़कियों में? जो रिसेंटली CDC ने, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने जो अपना डेटा इशू किया है, उसमें एवरी 59th चिल्ड्रन को ऑटिज्म है, और इसमें बॉयज़ को 4 times मोर कॉमन होता है देन गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज़ को ज़्यादा कॉमन होता है देन गर्ल्स। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ और भी ये लोग कहते हैं, और बड़ी स्टडीज़ भी हैं इस बारे में, कि अगर फादर की यानी पैटर्नल एज इज़ हायर तो चांस ऑफ ऑटिज्म इज़ मोर। फिर ये भी कहते हैं कि अगर मैटरनल एज यानी माँ की उम्र ज़्यादा है तो चांस ऑफ ऑटिज्म इज़ मोर। जैसे कि अगर दोनों माँ बाप 35 साल से ऊपर के हैं तो ऑटिज्म का चांस बढ़ जाता है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, एक्चुअली इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो तो अननोन है, बिल्कुल, लेकिन ये पॉलीजेनेटिक डिसऑर्डर है। मोर देन 200 जीन्स जो हैं वो इम्प्लिकेटेड हैं कि वो इन्वॉल्व हैं, और जैसा कि आपने फरमाया कि बिल्कुल एडवांस पैटर्नल एज मोर कॉमनली एसोसिएटेड देन मैटरनल एज। इसके अलावा अगर एक बच्चे को ऑटिज्म है तो उसके सिबलिंग को 20% ऑलमोस्ट 20% रिस्क बढ़ जाता है। तो लेकिन एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता। ठीक है, लेकिन एज से ताल्लुक है जी। अच्छा, एक और ज़माने में आपको शायद याद हो, कुछ अर्से पहले जॉन ट्रेवोल्टा की बेटे की डेथ हो गई थी, तो उस ज़माने में कुछ ये भी हुआ, बहुत अखबारों में आया, उससे आया कि जी वैक्सीन्स जो लोग बच्चे लगाते हैं उनको उससे ऑटिज्म का खतरा है, और कई लोगों ने, जैसे साइंटोलॉजी वाले हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटोलॉजी, उन्होंने वैक्सीन लगाने छोड़ दिए कि भाई इससे ऑटिज्म का खतरा है। उस बारे में आप क्या कहते हैं? सो ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। डॉक्टर एंड्रयू वेकफील्ड एक UK के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे। सो उन्होंने उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ ऑटिज्म के अंदर, और उन्होंने बिलाखिर एक पेपर पब्लिश किया लैंसेट के अंदर, जो एक जर्नल है वहाँ UK से निकलता है। उसमें उन्होंने कंक्लूड किया कि जो MMR वैक्सीन है, मीजल मम्स रूबेला का वैक्सीन जो है वो ऑटिज्म करता है। अच्छा, वो पता ये चला कि वो स्टडी जो थी वो बिल्कुल फ्रॉडुलेंट थी, और ना सिर्फ ये कि जर्नल ने उसको रिट्रैक्ट किया स्टडी को, उनका मेडिकल लाइसेंस भी रिवोक कर लिया गया। उसके बाद WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो मरकरी का इंग्रेडिएंट MMR वैक्सीन में मौजूद है वो भी उसमें से रिमूव कर दिया। हालांकि वो मरकरी एसोसिएटेड नहीं था, लेकिन टू बी केयरफुल उन्होंने कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ यही कि वो एक मिथ अटैच हो गई, और वो अभी तक चली आ रही है। लेकिन मैं कैटेगोरिकली अपने नाजरीन को यही कहूँगा कि वैक्सीन डू नॉट कॉज ऑटिज्म। सो प्लीज़ अपने बच्चों को वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि ये इस वजह से बच्चे जो हैं और बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू कि लोगों को पता हो कि वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं है, वैक्सीन ज़रूर लगाएं। सन 2000 में तकरीबन 1 मिलियन बच्चे वर्ल्ड वाइड जो है वो मीजल्स में मुब्तला हुए, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल इसी तरह से लोग वैक्सीन नहीं लगाते, तो ये तो वैक्सीन हो गया। अच्छा, आप ये बताएं कि ऑटिज्म जो है
बचपन से शुरू हुआ, डॉक्टर ने दिखा लिया, माँ बाप घर में क्या करें कि क्या ऐसे वार्निंग साइंस हैं जब माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, केयर गिवर्स बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाए तशखीस के लिए, डायग्नोसिस के लिए? आपने कुछ तो बताया कि जी वो इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन कम होंगे, सोशल क्यूज नहीं दे रहे, नॉडिंग नहीं है, रिपीटेटिव बिहेवियर होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, वो तो आपने बताया। लेकिन अगर एक आम फहम बच्चा है और आपको पता है कि जब घर में 2-3 बच्चे होते हैं तो अक्सर तवज्जो कम हो जाती है, तो अगर बच्चे ने थोड़ी देर में स्माइल दी है कुछ, तो वो कहते हैं चलो भाई ठीक है, इट्स फाइन, तो कब माँ बाप को डॉक्टर के पास जाना चाहिए? फौरन, कुछ अरसे रुक के, या किस उम्र में जाना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, रूल ऑफ थंब मेडिसिन में ये कि अर्ली इंटरवेंशन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, और स्पेशली बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चों में होता ही है कि आप माइलस्टोन्स अचीव कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा चलना नहीं सीखेगा तो वो दौड़ना भी नहीं सीखेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अर्ली इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। तो जब कभी भी पेरेंट्स को ये महसूस हो कि बच्चा जो है ना उसमें समथिंग इज वियर्ड और एबनॉर्मल है, मिसाल के तौर पे कॉमनली ये पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चा बात नहीं सुन रहा है, वो समझते हैं कि जानबूझ के नहीं सुन रहा है क्योंकि हियरिंग इम्पेयर्ड है, सो वो फौरी तौर पे, तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन और अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन अब ये रिकमेंड करते हैं बिटवीन द एज ऑफ 18 months to 24 months ऑल ऑफ दीज चिल्ड्रन जो है ना नीड टू बी इवैल्यूएटेड फॉर ऑटिज्म। और एम-चैट उसका जो एक रेटिंग स्केल है, जो 23 आइटम्स का रेटिंग स्केल है, जो पेरेंट्स फिल करते हैं और फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर गो ओवर करता है। तो वेरी गुड पॉइंट आपने। सो वक्फे का हमारा वक्त हो रहा है, नाज़रीन वक्फे की तरफ चलते हैं। जो आप इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की हुई है, 18 महीने से 24 महीने के दौरान बच्चे को हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास लेके जाएं। एम-चैट जो स्क्रीनिंग टूल है जो माँ बाप फिल करते हैं वो फिल करवाएं, ताकि पता चले कि किसी बच्चे को पड़ोस में, रिश्तेदार में, घर में ऑटिज्म जैसी बीमारी है कि नहीं। वक्फे की तरफ चलते हैं, वापस आके सिलसिला जारी रखेंगे। We have expanded our clinics from one small clinic to 7 community clinics across the greater Houston and Port Arthur areas. My name is Dr. Spencer Wood, and our goal is to provide high quality, affordable care for the community. इब्न सिना में प्राइमरी केयर डॉक्टर्स के अलावा बहुत सारे स्पेशलिस्ट भी अवेलेबल है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, पोडाइट्री, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है जो आपकी सेहत की टेक केयर कर सकते हैं। We are providing services like preventive care, including exams and dental cleanings. Counseling and psychotherapy. If medicine taken properly can give a good life. इब्न सीना की सर्विसेज जो मेडिकल सर्विसेज से शुरू हुई थी वो एक्सपेंड हुई मेडिकल, डेंटल, डायग्नोस्टिक, स्पेशलिटी केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज। हमने स्पेशली मेंटल हेल्थ सर्विसेज सिंस लास्ट 1 year से एक्सपेंड की है। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि किस उम्र में ऑटिज्म की तशखीस हो सकती है। डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि 18 से 24 महीने की उम्र में आजकल जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं कि आप डॉक्टर को, पीडियाट्रिशियन को, साइकियाट्रिस्ट को, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं ताकि उसकी स्क्रीनिंग हो सके और पता चल सके कि है या नहीं। ये तो आपने बता दिया कि स्क्रीनिंग प्रोसेस हुआ, और तमाम पीडियाट्रिशियन कर सकते हैं वो स्क्रीनिंग की सर्टिफिकेट्स के लिए? जी बिल्कुल, ठीक है, तो ये अच्छी बात होगी। अच्छा, एक और सवाल बहुत जहन में आता है कि जिसका अब आपने DSM का जिक्र किया, अब DSM-5 आ गई है तो उसमें एस्पर्गर्स निकल गया है। तो एस्पर्गर्स और ऑटिज्म में फ़र्क क्या है? जो आम फहम में लोग हम पहले समझते थे वो ये कि अगर लो डिग्री ऑटिज्म है तो वो एस्पर्गर्स हो गया, जिसमें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी ख़राब नहीं है, लेकिन अब वो नहीं कहने में आता। तो दोनों का थोड़ा सा फ़र्क बताएंगे, क्योंकि लोग तो अभी भी यूज़ करते हैं दोनों टर्म। जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। तो जो जब 5th हमारा DSM आया है तो उसके अंदर उन्होंने ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कर दिया है। तो एज द नेम इंडिकेट उसकी जो सिम्टम्स की अब जो सिवियरिटी है वो वेरी करती है। अगर सीवियर फॉर्म में सिम्टम्स है, यानी कि सीवियर इम्पेयरमेंट है स्पीच में, लैंग्वेज में, सोशल इंटरेक्शंस में, और रिपेटिटिव बिहेवियर बहुत सीवियर है, तो उसको हम ऑटिज्म की सीवियर कैटेगरी में करेंगे। सो जो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है उसको हम एस्पर्गर कह सकते हैं। अभी भी कह सकते हैं, गो के वो DSM में इंक्लूड नहीं है, लेकिन लोग अभी भी आम फहम में यूज। क्योंकि होता ये है कि नाजरीन को मैं बताऊं कि ऑटिज्म कोई ट्रेजेडी नहीं है। अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो ये गिफ्टेड चाइल्ड भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आइंस्टाइन, फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन को हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म था। सो ये बच्चे जो हैं इनका जहन किसी एक एस्पेक्ट पे होता है, बहुत ज़्यादा जो इनमें नॉलेज होती है
और ये बहुत क्यूरियस होते हैं और बहुत एक्सेल करते हैं। तो ये आपका काम है कि आप एज ए पेरेंट उसको एक्सेल करें। जी। और ये बहुत अच्छी बात की आपने नाज़रीन, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ऑटिज़म जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसके लिए इतना परेशान हो, क्योंकि एक तो थोड़ी सी उसकी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, और दूसरी बात ये बच्चे किसी न किसी चीज़ में गॉड गिफ्टेड होते हैं। अब जैसे एक वो मूवी बहुत फेमस है ऑटिज़म की, रेन मैन, जिसमें आपको अंदाज़ा होता है कि वो बच्चा जैसे ही पेज पढ़ता है उसको पूरा पेज याद रहता है। कई बच्चे मैथ में अच्छे होते हैं, कई बच्चे की मेमोरी अच्छी होती है। तो आप ढूंढें कि उनमें क्या स्किल अच्छा है ताकि उस पर आप ज़्यादा जोर दें और उसको उजागर करें। ठीक। अच्छा, अब ये तो ऑटिज़म के बारे में बात हो गई, एस्पर्गस के बारे में बात हो गई। ये बताएं कि कोई दवा है अप्रूव? FDA से तो कोई दवा अप्रूव नहीं है, और उसके सिम्टम्स के बारे में दवाएं हैं कि चलो अगर एजिटेशन एसोसिएटेड विद ऑटिज्म आपने अबिलिफाई दे दी तो क्या इलाज क्या है? सो ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सो जैसा कि मैंने पहले कहा कि बच्चों के अंदर जो अर्ली इंटरवेंशन है वो इंतहा इम्पॉर्टेंट है। सो मिसाल के तौर पे अगर आपके बच्चे को स्पीच एंड लैंग्वेज का डेफिसिट है तो सूरत में हम रेकमेंड करते हैं स्पीच और लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट के पास जाकर स्पीच थेरेपी। मैं इस पे ज़रूर जोर दूंगा क्योंकि हमारी देसी कम्युनिटी में स्पीच पैथोलॉजिस्ट या लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की बड़ी कम हम लोग जाते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये कुछ लग्जरीज है, लेकिन इन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। दूसरा ये कि अगर इनको, जैसा कि मैंने कहा कि ये सेंसरी प्रोसेसिंग का डेफिसिट है, तो उसके लिए आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी या OT में, अगर मोटर मूवमेंट की डिफ़िकल्टीज़ है वॉकिंग वगैरह में, तो उसके अंदर फिजिकल थेरेपी हम रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा आपने जैसे मेडिकेशन का जिक्र किया, तो होता ही है कि बास केसेस में नाजरीन को मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चा नॉन वर्बल होता है ना, तो उसकी जो एग्रेशन होता है ना, फिजिकल एग्रेशन इज दी लैंग्वेज है उस बच्चे की। वो जैसे छोटा बच्चा भी होता है जो बोलना नहीं सीखता, तो वो रो के बताता है कि जी मुझे ये चाहिए, ये मेरे डायपर बंद हो, ये भूख लगी, तो ये बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो ये किसी और तरह से अपना मकसद बताना चाह रहे होते हैं। तो उसके अंदर FDA ने 2 मेडिसिन आपने जिनका नाम लिया अप्रूव की हैं, एरिपिप्राजोल और रिस्पेरिडोन, जो ऑटिज्म रिलेटेड डिसरप्टिव बिहेवियर में हेल्पफुल होती हैं। लेकिन ये टीम एफर्ट होती है। दवा से ये मत समझे नाजरीन कि ये एंटीबायोटिक है, आपने दवा ली और ऑटिज्म। ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं अगर आप इंटरवेंशन प्रॉपरली करें। ठीक, तो ये खास बात है कि इंटरवेंशन अर्ली करें, प्रॉपरली करें, बट इट्स अ लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट, बट इट्स अ टीम एफर्ट, जैसा आपने कहा कि जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी, स्पीच थेरेपी भी, साइकियाट्रिस्ट भी, सोशल वर्कर भी, फैमिली भी, सबकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ ऐसे इदारे हैं यहाँ पे जो ऑटिस्टिक बच्चों को कुछ हेल्प दे सकते हैं टेक्सास में, अमेरिका में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। अमेरिकन डिसेबिलिटी एजुकेशन एक्ट जो मिड 90s में यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड। सो आपका बच्चा जो है अगर उसको ऑटिज्म है तो वो इंटाइटल है स्कूल में अकोमोडेशंस के लिए अंटिल एज 21। स्कूल में हर किस्म की उसको स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जिसका देर में कर रहा है टेस्ट, उसको टाइम ज़्यादा मिलेगा, अगर उसको सुपरविजन चाहिए तो उसको एक वो मिलेगा। अक्सर होता ही है कि जब मैं पेरेंट्स को बताता हूँ कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो वो डिनाइल में आ जाते हैं और उसको डायग्नोसिस को एक्सेप्ट नहीं करते। और अगर आप अपने इस डायग्नोसिस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने चाइल्ड को कोई फेवर नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप डिनाई कर रहे हैं वो सारी सर्विसेज जो इंटाइटल्ड है आपका बच्चा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये स्कूल से सारी सर्विसेज मिलती हैं। इसके अलावा जो इंश्योरेंस जो है वो आप अगर आपके बच्चे को स्पेशल नीड्स हैं तो वो उनको कवर करती है। आपको एक अच्छे चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को देखना पड़ेगा ताकि आप फॉलो अप्स करें, और उसके अलावा जो बाकी हमने डिस्कस किए OT PT वगैरह, उसको अंदर उसकी सारी सर्विसेज को मिलनी चाहिए बच्चे को। तो ये कि स्कूल से जरूर रब्ता करना चाहिए और जो भी अकोमोडेशन आप ले सकते हैं वो, क्योंकि इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान जैसा क्योंकि हर एक की अलग वीकनेस होगी, किसी की इंग्लिश होगी तो किसी को देर में टेस्ट करना होगा, तो किसी की मैथ, मतलब जो भी उनकी लिमिटेशन है उस हिसाब से प्लान बने और उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले ताकि वो एक सक्सेसफुल सिटीजन बन सके। बिल्कुल, और ये 21 साल तक मिलती है और ये हर स्टेट में है। हर स्टेट में। ठीक है, तो ये तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि लोगों को नहीं पता। उसमें हम इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान जो है वो बनाया जाता है, ठीक है, और उसके अंदर स्कूल रिस्पॉन्सिबल होता है तमाम सर्विसेज देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और नाज़रीन ये भी बताया चलो कि कई दफ़ा ऐसा देखने में आया है कि लोग समझते हैं कि स्कूल इज़ नॉट कोऑपरेटिंग या डिले कर रहे हैं, और उसकी वजह ये होती है कि वैसे स्कूल्स के पास रिसोर्सेज कम होती हैं, लेकिन ये आपका राइट है कि आप ये सर्विसेज लें, वरना स्कूल तो कभी एट टाइम्स क्योंकि रिसोर्सेज विदिन, जब आप एक दफ़ा, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं नाजरीन को बताना चाह रहा था कि अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे को स्पेशल नीड्स हैं तो आप स्कूल में एक रिटन एप्लीकेशन दें। विदिन 3 days स्कूल लीगली रिस्पॉन्सिबल है कि वो एक्नॉलेज करे कि आपकी एप्लीकेशन मिल गई है, और विदिन 30 days ये IEP जो है ये डेवलप करना स्कूल की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, पेरेंट्स पे आए,
हमने दवा के बारे में बात की, हमने स्कूल के बारे में बात की, पूरे प्रोग्राम के बारे में बात की। माँ बाप क्या कर सकते हैं? पहले तो आपने जो सबसे बड़ी बात की, जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि एक्सेप्ट करें, डिनायल से निकल जाए। वो भी आपको पता है फेज होता है, टाइम लगता है, लेकिन जब एक्सेप्ट कर लिया तो माँ बाप क्या कर सकते हैं उस बच्चे की फ्यूचर के बारे में, उस बच्चे को एक कामयाब जिंदगी देने के बारे में। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात तो ये है कि अपना, अगर एक बच्चे को आपके ऑटिज्म है और उसके बाकी सिबलिंग्स न्यूरोटिपिकल है, यानी उनको नहीं है ये डायग्नोसिस, तो कभी कंपेयर नहीं करें। ठीक है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को उसकी डेवलपमेंटल लेवल के मुताबिक रखिए, नंबर 1। नंबर 2, उसको सारी सर्विसेज दिलाइए। ये सारे बच्चे जो हैं जिनकी स्पीच एंड लैंग्वेज का डेफिसिट है तो ये इंप्रूव करते हैं। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है जो मैं मेंशन करना भूल गया था, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। सो इसका बेसिकली डॉक्टर स्काइनर इसके बानी है और उनका वो ये लर्निंग प्रिंसिपल पे बेस्ड करती है। बेसिकली हमारा वो बिहेवियर जिसको हम पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं वो बाकी रहता है, और वो बिहेवियर जिसको हम रीइंफोर्स नहीं करते वो खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पे जब आपका बच्चा पहला कदम लेता है एज ए इन्फेंसी, तो सारे रिस्क के बावजूद वो जब पहला कदम लेता है और वो गिरता है तो आप लोग कितने एक्साइटेड एज ए पेरेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप रीइंफोर्स कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो तो उस रीइंफोर्समेंट की वजह से बच्चा जो कि गिर गया था, उसको चोट लगी थी, वो दोबारा वो और बिल आखिर वो चलने लगता है और दौड़ने लगता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चला रहे हैं उसमें भी होता है बाइसाइक्लिंग। ठीक, तो सारी सर्विसेज दिलाइए, सेम रूटीन सेम स्ट्रक्चर रखिए। बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा तो फोर्स नहीं कीजिए कि आई कांटेक्ट करे। अच्छा, और ये भी कि स्केड्यूल ज्यादा चेंज ना करें, जैसे रूटीन जो भी चल रहा है, ट्रांजिशंस आर टॉक्सिक इन बच्चों के लिए, तो आप उनका सेम रूटीन स्ट्रक्चर रखिए, बी सपोर्टिव, उनको कंपेयर नहीं कीजिए। बहन भाई क्या कर सकते हैं? बहन भाई भी इसी तरह, देखिए ना, माँ बाप तो फिर भी माँ बाप हैं, बड़ी उम्र के हैं, वो ज्यादा जल्दी समझते हैं। बहन भाई यूजुअली थोड़ी बहुत ही बड़े होंगे, उनसे छोटे भी हो सकते हैं, उनके लिए समझना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वो तो खुद बच्चे हैं। जी। तो वो क्या कर सकते हैं? अगर बहन भाई, पहले तो पेरेंट्स पूरी एक फैमिली में डिस्कशन होना चाहिए कि ये हमारा बच्चा जो है इसकी स्पेशल नीड्स हैं, इसको बहन भाई बोली ना करें बहुत, क्योंकि स्कूल में भी बच्चे बहुत ज़्यादा बोली होते हैं, तो बोली नहीं कीजिए। उसको एक सेम स्ट्रक्चर सेम रूटीन दीजिए और उनको अपने साथ खेल कूद में शामिल कीजिए जिस हद तक भी हो सकते हैं। यानी जितना नॉर्मल आप रह सकते हैं, जितनी नॉर्मल जिंदगी उनको दे सकते हैं वो दे। अच्छा, आपने स्कूलिंग की बात की, जिससे मेरे जहन में एक सवाल आता है कि क्या ये बच्चे रेगुलर स्कूल में जाते हैं, जा सकते हैं, या इनको स्पेशल स्कूल में जाना चाहिए? ये सारे बच्चे अकॉर्डिंग टू द लॉ जिसका मैंने जिक्र किया, ये बिल्कुल नॉर्मल जो पब्लिक स्कूल्स है वहीं जाएंगे और इनकी नीड्स के मुताबिक इनका इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान बनेगा। स्कूल में एक बहुत बड़ा इशू जो मैं नाजरीन को ये बताना चाहूँगा वो ये है कि ये बच्चे बुली बहुत ज़्यादा होते हैं स्कूल में, तो पेरेंट्स को इसके लिए एडवोकेसी करनी पड़ेगी, स्कूल में जाके बातचीत करें। जब ये पिछले प्रोग्राम जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने बुलिंग के बारे में भी बात की थी। ये जब ये टीन एज में आते हैं और वो बच्चे जिनकी स्पीच और लैंग्वेज कम इम्पेयर्ड होती है, तो एज ए टीन एज में, एज यू नो, के वो अपनी आइडेंटिटी बना रहे होते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस। उस वक्त जब उनको पता चलता है कि उनको थोड़ा सा ये लिमिटेशंस हैं, सो देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ सुसाइड। इसके अलावा ऑटिज्म में जो मोस्ट कॉमन लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो एक्सीडेंटल ड्राउनिंग है। तो ये भी मैं अपने नाजरीन को बताना चाह रहा था, इसलिए कि एक एपिलेप्सिस के साथ एसोसिएटेड होती है, तो वो एक इशू है। और इसके अलावा बच्चा छोटा होता है जब, और अगर आप स्विमिंग पूल में आपने छोड़ दिया, तो वो एक इशू बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली। अच्छा, ये इन बच्चों के दोस्त होते हैं ज़्यादा या कम, बहुत दोस्त होते हैं, या कोई सेलेक्टिव फ्रेंड्स होते हैं? इनके लिए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, क्योंकि वो सोशली थोड़े से ऑकवर्ड होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली चूंकि इनके जो इंटरेस्ट काफ़ी यूनिक होते हैं, तो एडल्ट्स अमूमन उजागर करें इंटरेस्ट को, तो फिर और इनके अमूमन दोस्त एडल्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं नाजरीन को ये भी बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है कि चूंकि ये बच्चे वल्नरेबल होते हैं तो एक अब्यूज़ का रिस्क भी मौजूद होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और जरूर बात ये कि ख्याल रखें बच्चों का, अकेले ना छोड़ें इस सेंस में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, कुछ को एग्जिस्टिंग कंडीशन होती हैं ऑटिज्म के साथ। ठीक है, जैसे एपिलेप्सी का मैंने जिक्र किया, इसके अलावा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो इन कंडीशंस की भी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका बच्चा जो है वो बेहतर तरीके से आगे डेवलप हो सके। ठीक है, तो नाज़रीन बहुत अच्छी बात हो रही है ऑटिज्म के बारे में, मुस्तक़िल अभी हमने बात की ऑटिज्म के बारे में। तो कुछ चीज़ें जो टेक होम मैसेज है, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जा रहा है, वो ये कि एक तो डायग्नोसिस से बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। माशाल्लाह आपका बच्चा है, अल्लाह मियां ने आपको औलाद दी है, उसकी आप शुक्र अदा करें, एक्सेप्ट करें डायग्नोसिस को। स्कूल से जितनी आप इस बारे में मराहत ले सकते हैं वो लें, आपका लीगल राइट है वो लें। अपने मिलने वालों को, मोहल्ले वालों को, जो भी बच्चे के दोस्त हैं उनको समझाएं कि क्या करना है। ख़ानदान वालों को, माँ बाप खुद एक्सेप्ट करें। फिर ये कि बच्चे को स्कूल से ये कोशिश करें कि
बच्चे अगर बुलिंग का शिकार होता है तो वी हैव टू कीप अ वॉच ऑन दैट, तो उस पर हम नज़र रखें। दवाएं आती हैं जिससे थोड़ी बहुत बेहतरी हो सकती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, इन सबको इम्प्लीमेंट करें और बच्चे का जो भी जिसकी शौक है उसको आप उजागर करें ताकि उसमें एक्सेल करें। नाज़रीन, गुफ्तगू तो अभी चलती रह सकती है मज़ीद आधे घंटे, लेकिन हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के आने का। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन। प्रोग्राम देखते रहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।